पाकिस्तान में एक नया नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो कंस्टिट्यूट कर दिया गया है और पाकिस्तान में ये कमीशन सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। पाकिस्तान में एक बड़े अरसे से नए एनएफसी की ज़रूरत थी जो सदर मुमलकत ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आखिरकार बना दिया। और इस कमीशन की कंस्टिट्यूशन के बाद सबसे बड़ा जो इशू है जो इस वक्त ज़ेर बहस है पाकिस्तान में वो ये है कि क्या ये कंस्टिट्यूशन पाकिस्तान के प्रोविंसेस जो हैं वो उनके लिए काबिल कबूल है कि नहीं, और उसके अलावा इस कमीशन में जो TOR है वो बड़ा बहस तलब है और जिस पे सारे मुल्क के अंदर जो है वो बहसें जारी हैं। मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि इस कमीशन की कंस्टिट्यूशन से पहले पाकिस्तान के अंदर एक बहस ज़ोर से चल निकली कि पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट जो है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है और उसकी वजह ये है कि जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पाकिस्तान के अंदर उन रिसोर्सेज में जो हिस्सा मरकज़ को जाता है वो कम है, इसलिए मरकज़ को चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस्लामाबाद से मुस्तकिल ये ख़बरें आती रहीं और वज़रा जो है वो मुस्तकिल ये बयानात देते रहे और पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म की बहस चल निकली। और इस बहस में एक ख़याल ये भी आया कि पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट को छेड़ना बड़ा ख़तरनाक किस्म का अमल होगा और ये भी लिखा गया कि 18th अमेंडमेंट जो है वो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हवालों से 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शायद उससे ज़्यादा है, अगर पॉपुलैरिटी नहीं तो सेंसिटिविटी उससे ज़्यादा है। 18th अमेंडमेंट को छेड़ना पाकिस्तान के अंदर जो है वो नए मसाइल को जन्म देने के मुतरादिफ होगा। इस वक्त जो NFC है उसमें क्या चीज़ें गौर तलब हैं, क्या ये सूबों के लिए काबिल कबूल है कि नहीं, इसको भी देखना ज़रूरी है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुआ है कि नहीं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे फजलुल्लाह कुरैशी साहब हैं। कुरैशी साहब मशहूर इकनॉमिस्ट और प्लानर है और हम ये कुछ सवालात जो हैं ये कुरैशी साहब के साथ जो है वो रेज़ करेंगे और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। पहले तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप मुख्तसरन मुझे ये बताएं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है नए NFC की ये कितनी जो है वो जस्टिफाइड है, दिखने में ये जो रिक्वायरमेंट है जो कानूनी और आइनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिकत में कितनी है। पहली दफ़ा ये इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गैर मामूली मैं इसको कहूँगा। कुछ लोग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, उसकी डिबेट हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ये गैर मामूली है। पहले वाली जो भी इस वक्त तक जो भी फाइनेंस कमीशन बनी है उनकी कंपोजिशन और उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनसे टोटली मुख्तलिफ थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 160 NFC की कंपोजिशन, NFC की जरूरत है टू डिस्ट्रीब्यूशन द रेवेन्यूज बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का डेफिनेशन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि जिसमें 4 प्रोविंसेस हैं। लेकिन इन्होंने इस दफा जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए उन्होंने इस दफा इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और AJK को भी शामिल कर दिया है। अब AJK और गिलगित ये इनका NFC में आने का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। एक तो सबसे बड़ा इसमें ये हल। दूसरा ये है कि इसकी जो चेयरमैनशिप है वो मेंबर करेगा जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ने 2 आदमी रखे हैं अपनी तरफ से। प्राइम मिनिस्टर है हु इज देयर एज अ फेडरल मिनिस्टर, एज अ फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर उसमें एक और मेंबर इन्होंने ऐड किया एडवाइजर टू द फाइनेंस हु विल चेयर द मीटिंग, जो मीटिंग को चेयर करेगा इन एब्सेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो मेंबर है वो कर सकता है, मेंबर जो वो फाइनेंस मिनिस्टर है, एडवाइजर क्रिएट नहीं करता। इसके पे ये कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज भी चैलेंज हो रही है। तो ये कंपोजिशन में ये सबसे बड़ी खबर। दूसरा जिसपे कंपोजिशन के साथ साथ इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो रेफर किए हैं उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो
1A जो है मतलब है कि जो भी उसमें टर्म्स वो A1 to 4 वो सारे ठीक है, कि जो नए टर्म्स जो डाले हैं जो अनट्रेडिशनल है और जिसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनकन्वेंशनल है, उसमें एक है कि इसके जो इसमें जो कमीशन विल आल्सो डिटरमिन इनके जो फैसले करेगी एजे के गिलगित बल्तिस्तान ट्राइबल एरिया के उनको शेयर होल्डर किया जाए। ट्राइबल एरिया खत्म हो गया है, वो पार्ट ऑफ केपी हो गया है, तो वो तो केपी में डाल के उसकी पॉपुलेशन केपी में चली जाएगी और केपी का हिस्सा बढ़ जाएगा, उसमें किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन ये जो एजे को और गिलगित बल्तिस्तान को शेयर होल्डर के तौर पर रखा है, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा ई जो है वो सिक्योरिटी और नेचुरल डिजास्टर के जो फाइनेंसिंग है वो भी डिस्कस होंगे। दीज आर प्योरली फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट के बजट से आते हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं, इसको प्राइवेट्स के जिम्मे में कैसे इसकी शेयरिंग करेंगे, ये बात समझ से बाहर है। तीसरा है कि पब्लिक डेट इज रिलीज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और अब तक जो पब्लिक डेट है वो फेडरल गवर्नमेंट ले करते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि उसको भी हम फूड से डिडक्ट करेंगे या प्रोविंसेस से शेयरिंग करेंगे। दिस इज अगेन डिबेटेबल। और दूसरा है कि ये लॉसेज ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, मिसाल के तौर पर सर जो पीआईए है या पाकिस्तान स्टील मिल है या रेलवेज है, ये कुछ 3-4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके टोटल जो उनके लायबिलिटीज है वो अरबों में ट्रिलियंस में हो गई है, नॉट इन बिलियन बट ट्रिलियंस, उनको भी ये डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें फिर बचेगा क्या? प्रॉब्लम ये है कि वी आर केज 22 पोजीशन, फेडरल गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है, डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रोविंसेस को पैसे पे एक एमएस लेवल पे प्रोविंशियल खर्चों को ले गए हैं आफ्टर 18 अमेंडमेंट स्पेशली, कि उनके खर्चे कम नहीं किए जा सकते, टैक्स करने में वो फेल हुए हैं। ये सिचुएशन जो है बड़ी गंभीर है, इट इज वेरी क्रिटिकल। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि सूबे इसके शायद सिंध सूबे का रिएक्शन तो आ गया है कि इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, शायद सिंध का चीफ मिनिस्टर खत लिखेगा प्राइम मिनिस्टर को, मुझे बताया गया है। लेकिन कुरैशी साहब, ये जो नई चीज़ें शामिल की गई है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स के एतबार से, और जो नए एरियाज डिस्कस करने हैं या जो नई कमिटमेंट्स प्रोविंसेस से लेनी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइन के मुताबिक नहीं हुई है? अगर एक तो तरीका ये है जिस तरह आपने बताया कि सिंध या कोई और प्रोविंस जो है वो इस पर एतराज़ कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर को या फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकता है, लेकिन यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अदालत में चैलेंज करने के अहल भी है और बेसिस मौजूद है। नहीं, चैलेंज मैंने सोचा था कि इसको चैलेंज किया जाए, लेकिन मुझे ये कहा गया कि सिर्फ सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। मैं सूबाई हुकूमत कहता हूँ कि प्रोविंशियल कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को इसके कॉन्स्टिट्यूशन को टर्म्स ऑफ रेफरेंस को चैलेंज कर सकती है। लेकिन ये जो टीओआर है इसकी जो सेटिंग है कि क्या सेटिंग होनी चाहिए, वो जो पहले जो हमारे पास जो कमीशन के जो टीओआर जिस तरह फॉर्मेशन होती थी बनाते थे, टीओआर के सिलसिले में हमारे कवानीन में कोई चीज़ें क्या क्लियर नहीं है क्या? क्योंकि ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट में टीओआर क्लियर है, लेकिन सवाल यह है ना कि उसमें एक जनरल प्रोविजन होता है हर कानून में कि अगर सदर साहब चाहे तो कुछ कर सकते हैं। टीओआर तो वैसे क्लियर है कि जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फीचर और उसमें कैसे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 162 में इनके टीओआर बेसिकली दिए हुए हैं कि कौन से टैक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। नहीं, वो तो कुरैशी साहब वो तो टैक्सेस दिए हुए। मैं कुछ वदात कर चाहता हूँ कि जो वहाँ पे 5 बड़े टैक्सेस जो हैं वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में तो इंश्राइंड है, लेकिन सदर मुमलकत जो है वो उसको सवाबदीदी इख्तियार है कि उसमें और क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस हो सकती हैं। ये तो वो देखिए 2 प्रोविजन है, एक जो आर्टिकल 2E है, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द फाइनेंस रेफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। अब ये जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, अब इसका भी डेफिनेशन कोई नहीं है कि व्हाट इज मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस। अब इसने ये कंसीडर किया कि क्योंकि जो लॉस मेकिंग हो रहा है वो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, या जो डिफेंस और सिक्योरिटी का खर्चा फाइनेंशियल है
इसको भी हम उन्होंने जो आर्टिकल डी है तो डी के तहत इन्होंने इसको मेरे ख्याल में लिखा है कि वो उसमें ये लिखा है कि एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंस रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि ये जो दूसरी चीज़ें डाली गई हैं उसके लिए जाहिर है कि चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं या क्लियर नहीं है, एम्बिगुइटी है जिसका इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से एक और शक है, ये है जो आर्टिकल 163 का रोमन 5 ओके ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह डिस्ट्रिक्ट के बाद लिखते हैं सच अदर टैक्सेस एज में बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। ओके अगेन ये एक लेकुना आ गया है। इसका मतलब है एग्जैक्टली इसका इनकी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो होगी सुप्रीम कोर्ट में और वो होगी जुडिशियल। इसका मतलब है कि एट प्रेजेंट जो है वह हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें वजाहत तलब हैं। अगर कोई प्राइवेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो ये जो लेकुनाज हैं, ये जो एम्बिग्यूटीज़ हैं, ये क्लियर होना ज़रूरी है। लेकिन इसको जो है वो टोटली हम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते इस वक्त, कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं। अब अगेंस्ट का लफ्ज नहीं कह लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन ये है कि ये जो ऊपर जो इसका जो डेफिनेशन है एनएफसी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 160 आर्टिकल। ठीक है ठीक। जब प्रोविंसेस का जिक्र आता है तो प्रोविंस के लिए हमें फिर जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में वापस। ओके और वापस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में जो प्रोविंसेस की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ 4 प्रोविंसेस है। ओके इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल में कहूँगा इसमें गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र करना, लेकिन फिर इसको मैं इस तरह से डिफेंड करूंगा कि जो एनी अदर मैटर में ला सकता है प्रेसिडेंट। हाँ, लेकिन गिलगित और बल्तिस्तान जो है वो उसका स्टेटस तो जाहिर प्रोविंस का है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ प्रोविंस शामिल नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू जो है वो उसका स्टेटस जो है वो प्रोविंस का बना दिया गया है। तब तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मौजूद है। नहीं, कंट्रोल बाय द फेडरल मिनिस्ट्री। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल गवर्नमेंट में चाहे मिनिस्ट्री कंट्रोल होता है बेसिकली, चाहे वो हो, लेकिन इसको वीटो होता है और हमेशा इसको रिकरिंग बजट से इनको पैसे दिए जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से दिए जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऐसी कोई नई बात नहीं हुई है कि आप इन चीजों को पुश करें कॉन्स्टिट्यूशनली या अदरवाइज। गुज़श्ता 10 साल में ऐसी कोई बात नहीं हुई है सवाए इसके कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, हमारी आमदनी कम हो गई है। अच्छा, अदरवाइज ऐसी कोई मैं उस पर भी कोई साहब मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन ये है कि एक बात तो ये हुई कि जी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और प्लस जो है वो जो केपी में पुराने फाटा के जो इलाके हैं अब वो केपी का हिस्सा बन गए। वो तो केपी का हिस्सा बन गए और उसकी जो पॉपुलेशन होगी उसके एतबार से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो तो मेरे ख्याल में कंट्रोवर्शियल नहीं है। इसको कंट्रोवर्शियल इसको डालना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब वो ट्राइबल एरिया खत्म हो गए, फाटा खत्म हो गया, exactly. तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डालना एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसको आप डाल रहे हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। एग्जैक्टली बाय इंटरप्रिटेशन ये है कि फाटा एनडब्ल्यूएफपी को अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेगा, फाटा की पॉपुलेशन उसमें ऐड हो जाएगी, उसका 1% हिस्सा बढ़ जाएगा, जिसमें आधा पंजाब का कटेगा, चौथा हमारा कटेगा, चौथा बलूचिस्तान को कटेगा। दैट इज एक्सेप्टेबल। और इसमें एक कंट्रोवर्सी आगे चल के और होगी, क्योंकि जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए एज पर लेटेस्ट सेंसस, लेटेस्ट सेंसस 17 का हो गया है। अब लोग कहते हैं कि वो नोटिफाई नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि जब आपने इलेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी 18 की इलेक्शन की, वो 2017 की पॉपुलेशन पे थी। उस वक्त जब आपने 2017 की पॉपुलेशन को रिकॉग्नाइज किया थ्रू स्पेशल ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन ने अलग गवर्नमेंट से इसकी परमिशन ली थी, तो इसको हम सेंसस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी इलेक्शन जो आपकी हुई हैं 2017 के इलेक्शन हुई है, तो एनएफसी में वो रेशो क्यों नहीं ला सकते? ओके, हेलो, एक साइड तो ये अब ये है कि जो चीज़ें इसमें डली हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर और अलहदा से अगर आपने उसमें फाटा वाले इलाके डाल दिए हैं तो ये भी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे नहीं डाल दिए गए, कोई गलती नहीं, इसके पीछे भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ वो होगा। सिक्योरिटी और डिज़ास्टर्स को भी देखना पड़ेगा, साथ साथ पब्लिक डेट की बात है, स्टेट इंटरप्राइजेज़ के जो लॉसेस हैं
वो किस तरह शेयर किए जाएं। ये जो सारे मैटर हैं, ये ज़ाहिर है कि हम इसके कैलकुलेशन पे भी आते हैं, लेकिन इस वक्त देख के ही जो फेस वैल्यू है उसको हम लोग देख के ये महसूस कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी रिडक्शन जो है वो प्रोविंसेस के शेयर में आनी है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि पंजाब सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर होगा, सिंध दूसरे नंबर पे मुतासर होगा। क्या प्रोविंसेस मज़ामत करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? लेट मी टेल यू, जब एनएफसी का डिस्कस हो रहा था, 8th एनएफसी नवाज शरीफ के जमाने में, 7th एनएफसी सरदार साहब देके चले गए। 8th एनएफसी जब आई उसमें उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस ड्राफ्ट में लिखा था कि 3% सिक्योरिटी के लिए हम ईयर मार्क करेंगे। तो पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव आयशा घोष ने पहली मीटिंग में एतराज किया कि हमें ये कबूल नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस एनीथिंग फ्रॉम आवर बजट, हम ये कबूल नहीं करते, वो उठ के चले गए। उसके बाद उसकी मीटिंग ही नहीं हुई। उस वक्त सिर्फ सिक्योरिटी की 3% की बात थी, ये नहीं था कि पूरा डिफेंस और ये होता, सिर्फ होता पंजाब डिसएग्री एट दैट टाइम। उसके बाद जब 9th एनएफसी हुई उसकी भी एक मीटिंग सिर्फ हुई, और उसमें ये 1919 में उसमें भी एक मीटिंग में इनके टीआर वगैरह वैसे झगड़े थे, बाद में वो कभी नहीं हुई, तो वो भी नहीं, 8th भी नहीं हुई, 9th भी नहीं हुई। अब 10th के लिए नाम दिया, हालांकि इसको हम 8वीं कह सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जब वो आवाज नहीं आया तो वो एनएफसी हुई नहीं मेरे हिसाब से। 8वीं और 9वीं नोटिफाई हुई थी, लेकिन इट वाज नॉन फंक्शनल। तो लेकिन इसको 8वीं करना चाहिए था, लेकिन somehow अगर नेम्ड इट एज 10th, ठीक है, हालांकि 10th नहीं है, इट विल बी 8th। सही बात है। लेकिन इसमें भी पूरे पंजाब जब वो 3% बर्दाश्त नहीं कर सकता था, भले वहां पे पीछे की गवर्नमेंट हो, हाउ दे विल अफोर्ड इट? क्योंकि अगर जो भी कटता है, अगर 100 रुपया कम होता है पूल में, तो पंजाब विल बी लूजिंग 52 रुपीज। कैन दे अफोर्ड? हम तो चलो 24 रुपए हम चलो लूज करेंगे, पंजाब 52 लूज करेगा। ये सारी चीजें देखने की हैं। लेकिन इतने इसमें सिक्योरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ज़ाहिर है कि पूरे डिफेंस बजट की तो बात नहीं हुई ना। नहीं, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रिलेटेड, मतलब दोनों चीजें, डिफेंस भी उसमें आ गया। इसको क्या आप क्लियरली पूरा डिफेंस बजट समझते हैं? बिल्कुल, मतलब डिफेंस बजट को भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। व्हाइल डिस्कसिंग द होल इशू, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। देखिए मैं आपका बैकग्राउंड बताऊं, जब ये 10th अवार्ड बना था, जब 7th अवार्ड आया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम ये, तो उस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट बड़ी सटपटाई थी कि भाई हमें आप 42 हाफ पे छोड़ रहे हैं और आप 57 ले जा रहे हैं। तो उस वक्त के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको वे आउट ये दे रहे हैं कि आप हर साल अपना टैक्स बढ़ाएंगे 1% ऑफ द जीडीपी। आप इस 8.5-9 पे हैं, जब आप आगे जाएंगे 15 पे जाएंगे, तो उसके हिसाब से आज हमें 20% होना चाहिए था, और हमारे जो रेवेन्यू थे वो डबल से ज्यादा होने चाहिए थे। लेकिन वो नहीं हुआ। आज भी हमारा जो रेवेन्यू है 8 to 9% ऑफ द जीडीपी। ये नालायकी है, नाली है, इनकॉम्पिटेंसी है फेडरल गवर्नमेंट की। वो दे वर नॉट टू एबल जनरेट। जब ये जनरेट नहीं कर सके तो प्रेशर पे आ गए। अब जो सूरत आज ये है कि अगर आप बजट बुक्स देखेंगे तो फेडरल कंसोलिडेटेड में सिर्फ अगर फॉरेन एड को आप छोड़ दें तो सिर्फ आपको 7,000 मिलियन आते हैं। 7,000 मिलियन, ठीक है। 7,000 में से जो डिस्ट्रीब्यूटेबल पूल है वो है 5,500 का। सही, 5,500 का डिस्ट्रीब्यूटर पूल है, तो 2,000 वहां से बचते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन में 2,000 और उनको मिलते हैं, जो 5,500 जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो सूबे 3.5 ले जाएगी और 2.5 इनके सेम आएगी। तो कुल फेडरल गवर्नमेंट में रुपये जो है 5.5 आए। 5.5 अगर के 5,000 अगर अरब आते हैं तो उसमें 1,200 अरब चले गए फौज को, और 3,500 अरब आपके है डेट रिपेमेंट लायबिलिटी फॉरेन और तो दोनों तो सारे आपके 5,500 खत्म हो गए। सही। अब गवर्नमेंट को चलाने के लिए और खर्चों के लिए और इसके अलावा अपना डेवलपमेंट के लिए यू हैव टू गो टू बोरोइंग। सही। अब बोरोइंग के ऊपर आपके आगे लिमिटेशंस, जो बोरोइंग का लिमिटेशन एक्ट है वो कहता है कि आप जीडीपी के 60% से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते। सही।
एज इट इज टुडे हम 84% पे पहुंच गए हैं, हाँ, वहां भी आपके पास प्रॉब्लम हो गया है। तो ये इतना आसान नहीं है, अच्छा, ये वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हम मुल्क को हम इस नच पे ले गए हैं, जो भी ले गया है, हाँ। कि वहां से रिकवरी का कोई सिलसिला समझ में नहीं आता। ज़्यादा रिकवरी होगी नहीं, और टैक्सेस तो और घटने हैं। लेट्स सपोज दो चीज़ें आखिरी मैं कोई साहब आपसे पूछूं। एक चीज़ तो ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है कि सिंध या पंजाब दोनों में से कोई जो है वो मज़ामत कर जाए या अड़ जाए और उस पर एतराज़ कर दे या सुप्रीम कोर्ट में जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी नज़र आती है? क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल प्रेशर और बहुत सारे प्रेशर्स हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर चल रहे होते हैं। प्रोविंशियल ये है कि फिर हो सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चेंज करा दे या समथिंग लाइक दैट। आर्म ट्विस्टिंग एक बहुत करता है, आर्म ट्विस्टिंग। दूसरा ये है कि स्टेटस को पहले भी दो नहीं आई है, ये भी नहीं आएगी, क्या फर्क पड़ेगा? ओके, यानी प्रोविंसेस को ज़्यादा सूट ये करता है, स्ट्रेटजिकली ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको भी नहीं होने दे, पुराने को कंटिन्यू रखें। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि 10 साल से ये हो रहा है और वो provincial के फायदे में है। लेकिन ये सिचुएशन कुरैशी साहब पहले जैसी नहीं है। जाहिर है कि वफाकी हुकूमत की जेब में जो आना था उसके निस्बत में तो बहुत ही कम आएगा, और बहुत कम आ रहा है। सिचुएशन ऐसी है कोविड की वजह से, तो पैसे तो आपको कहीं ना कहीं से जाहिर है कि प्रोविंसेस के ही काटने हैं ना। अब प्रोविंसेस के काटे, लेकिन प्रोविंसेस की भी बड़ी बुरी हालत, प्रोविंसेस की हालत है कि प्रोविंसेस ने अपने फजूल खर्चे बढ़ा दिए, तनख्वाह बढ़ा दिए, खर्चे बढ़ा दिए। उन्होंने डेवलपमेंट पे खर्च नहीं किया, लोगों पे खर्च नहीं किया। बहुत करप्शन हुए सूबों में और बहुत मिसमैनेजमेंट हुई है, नंबर 1। नंबर 2, सूबों को अपने रिसोर्सेज बढ़ाने थे। एग्रीकल्चर जो 28% ऑफ योर जीडीपी और टैक्स में उनका 1% है। ये तो नहीं हो सकता। कब तक आप एग्रीकल्चर को या वाटर रेट को या अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स को, अर्बन रेंटल जो है, आपके रेंटल जो है वो 1000 गुना बढ़ गए हैं। आपकी जो रेंटल की जो इनकम है आपकी उसकी 100 गुना भी नहीं बढ़ी। वैल्यू आपके क्रॉप्स के 10 गुना बढ़ गए हैं। वाटर रेट आपका उसी पे खड़ा हुआ है। कब तक आप प्रोटेक्ट करेंगे एलीट को यार? ओके, इसका मतलब है कि प्रोविंसेस के पास अपने रिसोर्सेज बढ़ाने का एक जो है वो ऑप्शन मौजूद है, जो वो नहीं बढ़ा रहे। अगर वो बढ़ाए, ऑप्शन भी है, स्कोप भी है, स्कोप भी है, जाहिर है स्कोप भी है। अगर वो स्कोप प्रोविंसेस यूज़ करते हैं और उसकी जनरेशन जितना अगर इस एनएफसी में कट हो जाता है, तो प्रैक्टिकली कोई इतनी फाइनेंशियल कोई चेंज नहीं आएगा, कोई असर नहीं होगा। आपको अपने खर्चों को रियलाइन करना पड़ेगा। ये जो आपके बेतहाशा खर्चे हैं, बेतहाशा मिनिस्ट्रीज हैं, बेतहाशा एडवाइजर हैं, बेतहाशा गाड़ियां हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सूबे में क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पैसे बच सकते हैं, बड़े पैमाने पे पैसे बच सकते हैं प्रोविंसेस से। अगर बच सकते हैं, अगर हम एक हाइपोथेटिकल चीज़ बनाते हैं कि अगर एनएफसी में ये सारे हेड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, राइट फ्राम गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से लेके आपके स्टेट एंटरप्राइजेस के लॉसेस तक के पैसे अगर प्रोविंसेस जो है वो शेयर करते हैं सेंटर के साथ, तो अपने पास रिसोर्स जनरेट करके जिसका स्कोप भी है उससे वो लॉस पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर नियत है आपकी। और फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना बेल्ट टाइट करना पड़ेगा। देखें, 14 मिनिस्ट्रीज उनकी खत्म हो गई थी। दे वर सपोज्ड टू लिव विद 20 डिवीजन्स। सही। इस वक्त इनके पास 42 डिवीजन्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट में। ओके। और 40 अयूब खान के जमाने में 12 डिवीजन थी, जब ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान दोनों थे। ओके। सिर्फ 12 डिवीजन थी। अब वो जब ये गवर्नमेंट टूटी है, जब से 18 अमेंडमेंट के वक्त इनके पास जो थी 32-33 डिवीजन थी, उसको कम होकर 4-14 निकाल के 18 डिवीजन पे गवर्नमेंट को रखना था। आपने 42 डिवीजन कर ली। सही। बेतहाशा आपने इदारे पैदा कर लिए, बेतहाशा आपने खर्चे पैदा कर लिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप सारी खर्चे तो दोनों तरफ से हुए, खर्चे दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं, टैक्स दोनों तरफ से हुए। सूबे को ये अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। मतलब खर्चे जो है वो फजूल खर्चियाँ, शाही किस्म के स्टाइल तो न सिर्फ मरकज में पर प्रोविंसेस में भी हुए हैं। राइट, बहुत ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कोई साहब, अब आते हैं कि अगर ये जो TOR है उस पर बहस होती है,
एक तो चीज़ ये है कि जिस तरह हमने कहा कि जी आप कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर दो और पुराने अवार्ड को आप चलने दो, पर पैसे आपको ज़ाहिर चाहिए, सेंटर में चाहिए। अगर ये कमिटमेंट्स पूरी करते हैं प्रोविंसेस, तो आपका एक अंदाज़ा क्या है कि प्रोविंसेस के शेयर में कितना % कट आना है? कोई कैलकुलेशन की है हमारे पास? नहीं कैलकुलेट, लेकिन अगर आप सारे वो खर्चे जो कह रहे हैं डालेंगे फिर सूबों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। ये ज्यादा पूल है आपका, उसमें से कोई 1000-1200 रुपया निकाल लेंगे, पूल छोटा हो जाएगा और फिर वो सूबों का जो है वो उस हिसाब से कोई 25% लेस मिलेंगे उनको। ओके, इसका मतलब इसका सारे खर्चे पूल में नहीं डालेंगे, कुछ खर्चे पूल में डालेंगे, कुछ खर्चे फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, कुछ पूल में डालेंगे। और जो पूल में डालेंगे तो उसमें से फिर तो पूल छोटा हो जाएगा। जब पूल छोटा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन वही होगी 57 और 42 की। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूल छोटा हो जाएगा। लेकिन पूल छोटा हो गया तो उसमें फिर ये अगर पूल को मतलब तो अगर 2000 अरब पूल छोटा हो जाता है, ओके ठीक है, तो उसमें जो सूबों को जो है वो 1200 अरब कम मिलेंगे। ओके, जब 1200 अरब कम मिलेंगे तो 600 पंजाब को कम मिलेंगे, 300 सिंध को कम मिलेंगे, 200 एपी को कम मिलेंगे, 100 बलूचिस्तान को कम मिलेंगे। तो अब उसके लिए ये तरीका ये है कि आपको अपनी इतनी एफर्ट ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको उतनी एफर्ट अपने बजट से करनी पड़ेगी। एक तो अपने रिसोर्सेज की बात है, दूसरा ये है कि जाहिर है कि इन सारी चीज़ों पे बार्गेन होगा ना, जाहिर है कि मेरे ख्याल में ये देखिए एनएफसी की सिर्फ ये है कि ये मेजॉरिटी पे फैसला नहीं होता, ये तो यूनानिमिटी फैसला। हाँ, तो गिव एंड टेक मतलब कंसेंसस पे पहुंचने के लिए भी तो कुरैशी साहब गिव एंड टेक करना पड़ता है ना, कि चले जी इसको इतना नहीं तो इतना करें। माजी में भी हुआ इस तरह, जहाँ पे गिव एंड टेक नहीं हुई है और वहाँ पे नहीं, माजी में देखे ना, माजी में तो सूबों की सब शर्तें मानी गई ना। हाँ, पंजाब की सूरत पे राजी हुआ कि पूल बढ़ाओ, यानी कि शेयर बढ़ाओ सब सूबों का, तो मेरे कवर हो जाऊंगा, ठीक है, देखिए ना। पंजाब उस वक्त राजी हुआ जब आप पूल को सूबाई हिस्से को 57.5 पे ले गए। अगर आप सूबे को वही रखते 40-60 वाला रखते तो पंजाब का पूरा नहीं हो रहा था। सही बात है। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि जब पूल बढ़ेगा तो मेजर शेयर होल्डर पंजाब होगा। एग्जैक्टली। और जब पंजाब ने अपनी कैलकुलेशन की तो उन्होंने कहा जब पूल इस लेवल पे जाएगा, सूबाई हिस्सा 57 पे जाएगा तो वी विल ब्रेक आउट, भले हमें पॉपुलेशन पे कम कर दे। ओके, पंजाब तब एग्री हुआ पॉपुलेशन के निकालने। जाहिर है कि इससे सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो उस हद तक बार्गेन हुई थी। ओके, अब जो बार्गेन होगी तो अब किस चीज पे पंजाब बार्गेन करेगा? बिकॉज व्हाटएवर इज द लूजर विल बी द पंजाब, राइट। और पंजाब में जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट को या पंजाब की अपोजिशन को वो उस मामले में सोचेंगे वो कैसे हैंडल करते हैं इसको। थैंक यू कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।